हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2639 होमकमिंग 1। हवा का एक झोंका जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था, तलवार की धार के बीच के अंतर से फिसल गया और गहरे आयामी अंतराल डायमेंशनल इंटरलेयर में गायब हो गया। पूरी दुनिया अराजक हो गई। प्रकाश और छाया तेजी से विकृत होने लगे, जैसे कि दुनिया किसी भी क्षण ढहने वाली हो। ये एडम द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र है। हालांकि यह स्पष्ट है कि उसने एक पूर्ण विश्ववस्था वर्ल्ड स्टेट का निर्माण नहीं किया था, जो देवताओं का क्षेत्र होता है, इसलिए इसका ढहना आसान है। लिंग ने उस दिशा की ओर देखा जहां वह लड़की जा रही थी और झंग से पूछा, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन हमें अपनी कुछ युद्ध शक्ति बचाकर रखने की जरूरत है। हम यहां मरना नहीं चाहते। तुम्हें अभी मारना इतना आसान नहीं है। लिंग का स्वर आश्चर्यजनक रूप से चंचल था और उसका मानवीय पक्ष अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। झंग यी ने कंधे उचकाए। उन्हें वास्तव में मारना इतना आसान नहीं था, यहां तक कि एडम जैसे क्वीन लेवल महारानी स्तर के प्राणी के खिलाफ भी। आखिरकार टाइम हैंड और फॉर्मलेस रियल्म जैसी दो बग लेवल क्षमताओं के होने से उनके भागने की क्षमता शायद किसी से भी बेजोड़ है। यहां तक कि अगर उनका सामना व्हाइट ड्रैगन प्रिंस से हो जाए तो वे 5 सेकंड पहले ही सावधानी बरतकर और उसे नजरअंदाज करके बच सकते हैं। लिंग तलवार हाथ में लिए पीछा करने लगी। झंग यी और उनके साथियों के चारों ओर प्रकाश और छाया तेजी से बदलते रहे, जैसे कोई खराब पुराना टेलीविजन हो। यह खुद को बनाए रखने के लिए मरोड़ रहा था और संघर्ष कर रहा था, लेकिन जल्द ही यह ढहने की स्थिति में आ गया। काले और सफेद ब्लॉकों से बनी जमीन धंस गई, जिससे पैरों के नीचे एक विशाल खाली दुनिया दिखाई देने लगी। झंग यी उस आभा से बहुत परिचित थे। दुनिया की नींव पाताल लोक नेदरवर्ल्ड थी, और यहां तक कि सतह का ब्रह्मांड भी पाताल लोक पर बनाया गया था। झंग यी इस जगह को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपने तैक्सु युक्ता से सभी की रक्षा की और चुपचाप लिंग के लौटने का इंतजार किया। साथ ही उन्होंने पूरे स्थान में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। स्थानिक परतों में सिलवटों और झुर्रियों को खोजने की कोशिश की, यानी 2 ध्रुवीय क्षेत्रों की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता। थोड़ी देर बाद लिंग वापस आ गई। तुमने उसे भागने दिया? झंग यी ने पूछा। उसे खोजने के लिए तुम्हें इस जगह को पूरी तरह से साफ करना होगा और तुम्हें यहां के पूरे अंतरिक्षमय स्पेस टाइम को पलटना होगा। लिंग ने अपनी तलवार म्यान में रखी। उसकी आंखें शांत थी। यह स्थानिक कैनवास टिक नहीं सकता, और न ही मेरे भीतर की ऊर्जा। झंग यी को थोड़ा पछतावा हुआ। लिंग को क्वीन महारानी के पद तक पहुंचने में मदद करने के लिए उन्होंने उसे ईव द्वारा दिए गए संसाधनों का एक हिस्सा दिया था। इतनी विशाल मात्रा में शक्ति उसे केवल महारानी के पद तक अपनी ताकत बढ़ाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में केवल ईथर की शक्ति ही सबसे शक्तिशाली है। वो उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। उसके होठों पर एक परिचित चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। इसके अलावा क्या आपने इस जगह को खाली करने की योजना नहीं बनाई थी? अगर आप पूरी दुनिया को उड़ा देते हैं तो वे सभी संसाधन भी बर्बाद हो जाएंगे। ये इसके लायक नहीं है। झंग यी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। तुमने जो कहा वो सही है। दोनों ध्रुवीय क्षेत्र ढह गए, रंग धीरे धीरे वापस आ गए, और हर कोई एक बार फिर टाइंटुंग टावर के बाहरी किनारे पर पीली रेत पर खड़ा था। एडम की आभा गायब हो गई थी। केवल लिंग द्वारा काटे गए उसके डोमेन के अवशेष बचे थे, जो धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहे थे। वो भाग गया। एडम की मौजूदगी का अब उसके आसपास कोई निशान नहीं था।
तो वो लिंग का मुकाबला कैसे कर सकता था? बॉस, चलिए यहां से निकलते हैं। यहां बहुत खतरा महसूस हो रहा है। आखिरकार ये उनका इलाका है। मैं बहुत घबराया हुआ हूं, फैटीक शू ने घबराहट में कहा। निकले? झंगी धीरे से 2 बार ठंडे स्वर में हंसे। उनकी आंखें तेज थी और बोले, जब मैंने पहले चुपके से निकलने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। अब वे चाहते हैं कि मैं जाऊं। बहुत देर हो चुकी है। वो दूर स्थित टाइनटोंग टावर की ओर देखने के लिए मुड़े। चलो वापस चलते हैं। चलो उसके इलाके को पूरी तरह लूट लेते हैं। एक बार मत करो और अब मत रुको। चूंकि हम पहले ही उन्हें मौत के घाट उतारने जितना अपमानित कर चुके हैं, तो हम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगला नंबर झंग यी की विशेषता का है, लूटपाट। अंकल यू और फैटीक शू ने तुरंत उत्साहित भाव दिखाए। इतने लंबे समय तक झंग यी का अनुसरण करने के बाद उनकी पसंदीदा गतिविधि संसाधनों की खोज करना है। इसके अलावा ईव ने खुद कहा था कि मंगल पर अधिकांश मूल्यवान संसाधन एडम के हाथों में केंद्रित थे। वर्षों से वो यांत्रिक जीवन रूपों को सक्रिय करने के लिए प्रयोग कर रहा है, लेकिन मंगल की दुनिया घातक रूप से खामोश है। इसलिए संभावना है कि उन संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है। ये एक अमूल्य खजाना है। लोगों का एक समूह उत्साहपूर्वक टाइनटोंग टावर में घुस गया। टावर का ऊपरी स्तर विभिन्न स्थानिक दुनियाओं की एक श्रृंखला थी, जिसमें सैंड रेडर सभ्यता के विभिन्न तकनीकी उत्पाद थे। ये एक कमांड सेंटर, एक शोध केंद्र और अनुसंधान का केंद्र है। इस बार झंग यी ने आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट खोला। जो कुछ भी देखा उसे इकट्ठा करने के लिए इसे चौड़ा कर दिया। इसी बीच बहुत दूर लिंग द्वारा पस्त और घायल एडम फिर से प्रकट हुआ। उसकी त्वचा के नीचे एक अजीब संरचना दिखाई दे रही थी। ये न तो धातु है और न ही मांस और रक्त कोशिकाएं, बल्कि काले और सफेद कणों द्वारा बनाए गए अजीब मॉड्यूल है। मंगल ग्रह की दुनिया में उसे अमर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास आत्मा शरीर, स्पिरिट बॉडी की अवधारणा नहीं है। वो अनगिनत यांत्रिक जीवन रूपों के सामूहिक विचारों से बने एक मास्टर मस्तिष्क की तरह है, लेकिन उसका सामना लिंग से हो गया, एक ऐसी तलवारबाज जिसके पास शक्ति के स्रोत पर वापस प्रहार करने की शक्ति थी। एडम को कुछ महसूस हुआ। उसने तेजी से सिर घुमाया और दूर स्थित हेवन टावर की ओर देखा, और उसके गले की गहराई से एक गुस्से भरी आवाज निकली, पृथ्वीवासियों, मैं तुम्हें कभी भी इससे बच निकलने नहीं दूंगा। लिंग द्वारा डोमेन को थोड़े समय के लिए दबाने और ईव द्वारा अनुमति देने के साथ टावर के अंदर के अंतिम निषिद्ध क्षेत्र एक एक करके खोले गए और सबसे गहरे डेटाबेस, स्रोत डेटाबेस और घटक डेटाबेस सभी को पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड द्वारा निगल लिया गया। स्टारगेट्स, आत्मावाहक और अधूरी एंटीपोच तकनीक, एंटीपॉक टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़ी संख्या में मामलों का यांग जिंगसिन और लू केरन द्वारा लापरवाही से बैकअप लिया गया, जिन्होंने वापस जाने पर उन्हें धीरे धीरे अलग करने की योजना बनाई। केवल तभी जब टावर का मूल हिस्सा ईव और यांत्रिक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम संरचना तक सिमट गया, झंग यी अंततः संतुष्ट होकर रुके। ठीक है, चलिए जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलते हैं। हम मंगल पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर वो लड़का ठीक हो गया और मुसीबत ढूंढने आया तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि लिंग यहां चीजों की देखरेख के लिए है, लेकिन मंगल आखिरकार किसी और का इलाका है। उन्होंने अपनी उचित फसल पहले ही प्राप्त कर ली है और उन्हें कोई जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी लूट के साथ घर लौटा, सिवाय फ्रीमैन के, जो अभी भी निराश दिख रहा था। झंग यी ने वास्तव में ये सब देखा था, इसलिए जाने से पहले वो एक बंद थिएटर के सामने रुके। वो वही जगह थी जहां मृत गायिका गिरी थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और डेथ बॉल से पीछे छूटे यांत्रिक आधार कंकाल के अवशेषों को पकड़ा, उसे पाताल लोक से बाहर निकाला और थिएटर के केंद्र में फिर से स्थापित कर दिया। स्टील के शरीर पर ठंडी चांदी जैसी रोशनी की परत चढ़ी हुई थी और बैंड और डांस ट्रूप के टूटे हुए मॉड्यूल
उसके चारों ओर चुपचाप बिखरे हुए थे। आकाश में ऊंचा लटका कृत्रिम तारा अचानक उस क्षण रुक गया। सफेद रोशनी की एक अत्यंत पतली किरण आकाश से नीचे उतरी, जो ठीक मृत गायिका के यांत्रिक शरीर पर चमक रही थी। रोशनी की किरण के भीतर एक अर्धपारदर्शी महिला आकृति धीरे धीरे उभरी, जिसमें सुरुचिपूर्ण रूपरेखा और कोमल विशेषताएं थी। वही महिला जिसकी छवि का उल्लेख करने के लिए फ्रीमैन इतना तरस रहा था। चैप्टर 2640 होमकमिंग 2। नश्ची सबके सामने प्रकट हुई। फ्रीमैन स्टेशन के थिएटर के प्रवेश द्वार पर पूरी स्क्रीन स्टैटिक झिलमिलाहट से भर गई थी, जैसे सारा डेटा गड़बड़ा गया हो। ना एसक्यूआई, उसकी आवाज फटी हुई थी। मृत गायिका डेथ सॉन्गस्ट्रेस के यांत्रिक शरीर ने धीरे से अपना सिर उठाया और आत्मा के प्रक्षेपण स्पिरिट प्रोजेक्शन के साथ विलीन हो गई। उसकी आंखों की ठंडी कठोर युद्ध वाली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक कोमल और आनंदमयी रोशनी ने ले ली। लुकास, उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। इस पुकार ने 2 समय अंतरालों के बीच की दूरी को तोड़ दिया। मुझे माफ करना, उन्होंने मेरा इस्तेमाल बहुत सी चीजें करने के लिए किया। नश्ची की आवाज पूरे थिएटर में गूंज उठी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए किया गया अपना वादा हमेशा याद रखूंगी। फ्रीमैन बहुत धीरे धीरे चला। उसका हर कदम ऐसा था जैसे वो अपनी सारी ताकत लगा रहा हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं बस थोड़ा लेट हो गया हूं। नश्ची ने अपनी पारभासी हथेली को देखा, फिर आकाश में तारा निर्माण करने वाले पिंड की ओर देखा। उसकी आंखों में लाचारी की एक झलक कौंधी। मैं अब वहां फंसी हुई अपनी इच्छा का केवल एक अवशेष हूं। मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। फ्रीमैन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। उस मुस्कान में युवावस्था का अहंकार था, साथ ही इस यांत्रिक जीवन रूप में 20 से अधिक वर्षों के लंबे अकेलेपन के बाद मिली राहत भी। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं यहां हूं और मैं कचरा साफ करने, चीजों को ठीक करने और तुम्हारा साथ देने में उनकी मदद करना जारी रख सकता हूं। उन बच्चों को बाहर क्या हो रहा है इसकी चिंता करने दो। उसने झंग यी की ओर देखा और स्क्रीन पर एक बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। क्या तुम्हारे पास संसाधनों की कमी नहीं है? अपनी चीजें लो और उन्हें बर्बाद मत करो। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। उसने अपनी पत्नी की ओर प्यार से देखा। जहां वो है वही मेरा वतन है। नश्ची ने हाथ बढ़ाकर उसके धातु के सीने पर हाथ फेरा, जैसे सहला रही हो, जैसे पुष्टि कर रही हो। तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। मैं पहले ओवरटाइम काम करने में काफी अच्छा था। फ्रीमैन ने कंधे उचकाए। अब मैं बहुत अधिक लचीला, रिसिलिएंट हूं। थिएटर के बाहर ईव ने चुपचाप ये दृश्य देखा और धीरे से सिर हिलाया। झंग यी ने उसे समझाने के लिए कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि ऐसा समझौता कभी कभी ब्रह्मांड के नियमों की तुलना में हिलाना कठिन होता है। इसके अलावा आज की पृथ्वी उस जगह से पूरी तरह अलग है जिसे एलोन फ्रीमैन जानता था। जब वो 20 साल से अधिक समय पहले मंगल पर गया था, तो उसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं आप दोनों को एक लंबे और सुखी जीवन की शुभकामना देता हूं, भले ही इस उजाड़ जगह पर ही क्यों न हो। झंग यी ने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से फ्रीमैन की ओर हिलाया। जब भी समय मिले मुझे कुछ तकनीकी डेटा रिमोटली भेज देना। यहां से निकलो, हमारे निजी संसार में खलल मत डालो। फ्रीमैन बड़बड़ाया और कोसा, लेकिन उसकी आवाज हंसी से भरी थी। अच्छी तरह से जीना याद रखना, बच्चे। झंग यी ने एक पल के लिए सोचा और फिर ईव से पूछा, क्या मैं उन्हें आपके भरोसे छोड़ सकता हूं? उसे डर था कि एडम वापस आने पर उनसे बदला लेगा। उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें ईव के यांत्रिक साम्राज्य में शामिल करना है। एक सुपर इंटेलिजेंट प्राणी के रूप में ईव की शक्ति एडम से कम नहीं थी। अन्यथा
वो टावर ऑफ ट्रायम्फ में एक शुद्ध भूमि प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। ईव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जब तक वे प्यार करने वाले और समर्पित हैं। मेरा साम्राज्य उनका स्वागत करता है। झंगी और अन्य लोगों ने लंबे समय के अलगाव के बाद उस जोड़े को फिर से मिलते देखा, जो 20 से अधिक वर्षों तक चला था। नश्ची के लिए ये 1 करोड़ साल या यहां तक कि 10 करोड़ साल भी हो सकता था। उन्होंने अब अपने भौतिक शरीरों को त्याग दिया है और यांत्रिक प्राणियों के रूप में अस्तित्व में है। ये प्लेटोनिक प्रेम संबंध भी लोगों को आहे भरने पर मजबूर करता है। अलविदा, हम जा रहे हैं। झंगी और अन्य लोगों ने फ्रीमैन को अलविदा कहा। आयामी द्वार एक बार फिर खुल गया है। झंगी गेट के सामने खड़े हुए धुंधले पीले आसमान और टिमटिमाते तारा निर्माण पिंड पर एक नजर डाली। टैक्सू बाथरोब प्रकाश की एक पतली, लगभग अदृश्य परत से ढका हुआ था और पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड की गहराइयां मंगल की दुनिया की विरासत से भरी हुई थी। लिंग चुपचाप उनके पीछे खड़ी थी। ईव ने दूर जंगल से देखा। फ्रीमैन और नश्की की आकृतियां थिएटर की रोशनी और छाया में विलीन हो गई। इस रहस्यमयी जगह को अलविदा कहने का समय आ गया है। उन्होंने बाहर कदम रखा। आंतरिक दुनिया का पोर्टल उनके पीछे बंद हो गया। मंगल की दुनिया फिर से खामोशी में लौट आई। खंडहरों के ऊपर केवल हवा और रेत की फुसफुसाहट थी और प्राचीन प्रयोग और अनसुलझे सवाल अभी भी खगोलीय पिंड की गहराइयों में ऊंचे लटके हुए थे, फिर से पूछे जाने का इंतजार कर रहे थे। जिस क्षण झंग यी ने मंगल की दुनिया छोड़ी, उन्हें राहत का एहसास हुआ। चाहे वो केडी जीन हो, वुजी क्यू हो या डेथ सॉन्गस्ट्रेस और एडम, उनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को एक एक करके पार कर लिया गया है। पाताल लोक की गहराइयां मंगल ग्रह के अवशेषों से भरी हुई है। लिंग का अंतरआयामी शरीर दूसरे आयाम के सुरक्षित आश्रय में लौट आया और ईव का आशीर्वाद अभी भी टावर ऑफ ट्रायम्फ की उस अलग दुनिया में गूंज रहा था। उन्हें लगा कि वे आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन जिस क्षण वे आंतरिक दुनिया से बाहर निकले, संचार टर्मिनल, कम्युनिकेशन टर्मिनल सूचनाओं के सैलाब से पूरी तरह घिर गया। संदेश पागलों की तरह आने लगे। उनके टैक्टिकल हेलमेट के एक तरफ सूचनाओं की एक तेजी से स्क्रॉल होती धारा दिखाई देने लगी, जैसे कि कोई बहुत ही जरूरी मामला हो गया हो। यह क्या बकवास है? वो कोई साधारण अपठित संदेश सूचना नहीं थी, बल्कि लाल अलर्ट आइकन से ढका हुआ एक पूरा क्षेत्र था, जो अलग अलग चैनलों से एक साथ पॉपअप हो रहा था। मंगल अन्वेषण टीम का संकट संकेत, अर्थ स्टार यूनाइटेड काउंसिल की तत्काल रिपोर्ट और हुआजू सैन्य युद्ध रिपोर्ट सारांश बारी बारी से होतू और जहू झेंगजी पर बमबारी कर रहे थे। संदेश सूचनाएं बेतहाशा चमक रही थी, जैसे कि वे टर्मिनल स्क्रीन को आग लगाने वाली हों। झंग यी की भौहें तंग गई। उनके दिल में अचानक एक अपशकुन की भावना जगी। मंगल की दुनिया एक पूरी तरह से अलग जगह है, इसलिए बाहरी संकेत अंदर नहीं जा सकते। झंग यी को याद है कि उन्होंने आभासी दुनिया में लगभग 2 महीने बिताए थे। मंगल के लिए रवाना हुए उन्हें केवल 3 महीने ही हुए थे। क्या यह संभव है कि इतने कम समय में पृथ्वी पर कुछ हो गया हो? हॉटू और बाकी लोग इतने बेकार नहीं हो सकते, है ना? क्या वे मेरे बिना नहीं रह सकते? झंग यी ने कुछ नाखुशी से कहा। अगर उन्हें ही सब कुछ करना है, तो योडो क्षेत्र के अधिकारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया, जिससे बाउंडलेस रियल्म थोड़ा फैल गया और जबरन सभी संचार चैनलों को व्यवस्थित और वर्गीकृत किया और उन्हें टाइमलाइन के अनुसार सजा दिया। अगले ही क्षण उन्होंने ठंडे, निर्लिप्त समय संकेतकों, टाइम मार्कर्स को देखा। जब से उन्होंने आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया था, बाहरी दुनिया में 2 साल और 37 महीने बीत चुके थे। झंग यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। 2 साल और 37 महीने। क्या मेरे उपकरणों में कुछ खराबी है? उन्होंने लू केरन और अन्य लोगों की ओर हैरान भाव से देखा। सब लोग अपने उपकरणों को देखो। ऐसा लगता है कि मेरे समय, टाइमिंग में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर
सभी ने तुरंत अपने स्मार्ट उपकरणों पर टाइमिंग सिस्टम की जांच की। ये सही नहीं है। मेरा एआई सिस्टम दिखाता है कि हमारी दुनिया में समय 52 केजे है। मेरा भी। भाई झंगी, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? लू केरन और अन्य लोगों ने भ्रमित होकर झंग यी की ओर देखा। अचानक यांग जिंगसिन की आवाज गूंजी, कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि हम समय की उथल पुथल, टाइम टर्बुलेंस में फंस गए हैं। चैप्टर 2641, अ लेटर फ्रॉम अर्थ 1। यांग जिंगसिन ने सभी को वो संदेश दिखाया जो उसे प्राप्त हुआ था। ये पता चला है कि कुछ लोग झंग यी से संपर्क नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने यांग जिंगसिन को भी संदेश भेजा था। आखिरकार झंग यी और यांग जिंगसिन ही मुख्य रूप से तियानहाई सिटी के बाहरी आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। उसने जानकारी को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया और सभी को दिखाया। जानकारी कब शुरू की गई थी, इसका समय उस पर स्पष्ट रूप से दर्ज है। टाइमलाइन के आधार पर यह वास्तव में सच है कि अब हम पृथ्वी कैलेंडर के वर्ष 2058 में हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने आंतरिक दुनिया में जो छोटे से 2 महीने बिताए थे, वे बाहरी दुनिया के 2 साल के बराबर थे। ये कैसे संभव है? अंकलयू बुदबुदाए, 2 साल? क्या बाहरी दुनिया में पहले ही 2 साल बीत चुके हैं? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। 2 साल बेवजह बीत गए, जिससे हर कोई हैरान और तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। वे 2 साल के लिए चले गए थे और पृथ्वी से जानकारी दूसरी दुनिया तक पहुंचने में पूरी तरह असमर्थ थी। पृथ्वी पर लोगों ने शायद सोचा होगा कि वे मर चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि पृथ्वी अब क्या बन गई होगी। झंग यी ने अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन वो समझ गए थे कि ये सब क्यों हो रहा था। समय तीसरे आयाम यानी त्रिआयामी दुनिया की गति से बनता है, इसलिए अलग अलग स्थानों में समय का प्रवाह अलग हो सकता है। जैसे मेरा वैकल्पिक आयाम, ऑल्टरनेट डायमेंशन। ये आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने हेवन टावर और इनर वर्ल्ड के भीतर केवल 2 महीने का अनुभव किया, लेकिन बाहरी दुनिया में 2 साल बीत गए। समय के अंतर के कारण हुए इस मिसलाइनमेंट, गलत संरेखण ने झंग यी को उनके सिर के पीछे किसी भारी वस्तु के प्रहार की तरह चोट पहुंचाई। वो 2 सेकंड तक चुप रहे, फिर अचानक उनके भाव ठंडे हो गए। अगर उन प्राचीन प्रबुद्ध प्राणियों को पता चल गया कि हम चले गए हैं, तो वे निश्चित रूप से मान लेंगे कि हम ब्रह्मांड में नष्ट हो गए हैं। वे क्या करेंगे, ये सोच से परे है। भाई झंग यी, यांग जिंगसिन की आवाज कुछ ठंडी थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि इस मामले का उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। हम अभी तियानतोंग टावर के अंदर थे। स्थानिक बाधा ने बाहरी हस्तक्षेप को रोक दिया था और सभी संचार निलंबित कर दिए गए थे। अगर हमने वहां से जल्दी बाहर कदम नहीं रखा होता, तो शायद इसमें और भी अधिक समय लगता। लू केरन ने जल्दी से अर्थ स्टार कैलेंडर निकाला। समय के अंतर के विशिष्ट अनुपात की गणना करने के लिए उसकी उंगली 0 में स्वाइप हुई और उसके अनुसार उसके भाव बदल गए। आंतरिक दुनिया में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया के 10वें हिस्से से भी कम है। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे समय समय पर टहलने के लिए बाहर आना चाहिए था। ये अफसोस की बात है कि मैं उस समय आगे बढ़ती रही और रुक नहीं सकी। अब इन चीजों के बारे में बात करना बेकार है। हमने इस यात्रा से पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है, इसलिए पछतावे की कोई बात नहीं है। हालांकि मैं पृथ्वी पर हुएक्सू किंगडम की स्थिति के बारे में थोड़ा चिंतित हूं। झंग यी ने अपना सिर उठाया और कहा, देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की खुफिया जानकारी भेजी है। उन्होंने उच्चतम प्राथमिकता वाले युद्ध रिपोर्ट चैनल को खोला। हॉटू की छवि टर्मिनल से बाहर निकली और सभी के सामने प्रोजेक्ट हुई। वो महिला जो हमेशा कठोरता की हद तक शांत रहती थी, उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थी। उसके बाल कसकर बंधे हुए थे और वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने अनगिनत दिनों और रातों से लगातार काम किया हो। उसने संक्षेप में बात की, पिछले 2 वर्षों की घटनाओं को केवल कुछ मिनटों के सारांश में तेजी से समेट दिया। झंग यी और उनके समूह के पृथ्वी छोड़ने के बाद पहले वर्ष में हुएक्सू किंगडम ने
एक अनिश्चित संतुलन बनाए रखा, जिसकी सीमा सुरक्षा कभी सख्त तो कभी ढीली रही। उन्होंने झंग यी के निर्देशों को माना, छिपे रहे और अपनी रक्षात्मक रेखा बनाए रखी, दृढ़ता से 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार किया और प्राचीन मिंगफा के साथ किसी भी संघर्ष से बचे रहे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राचीन मिंग लोग जो हुएक्सू किंगडम में सुप्त अवस्था में पड़े थे, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और एक जांचात्मक हमला, प्रोबिंग ओफेंसिव, शुरू कर दिया। पहले एक छोटे पैमाने की नियमित सेना की बढ़त हुई, जिसके बाद बार बार डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स, शीर्ष नेताओं पर हमले हुए जो नियमों के बाद के प्रभाव, आफ्टरमैथ ऑफ द रूल, को लेकर आए। लापता टीम सरकार द्वारा हुएक्सू किंगडम के सीमावर्ती क्षेत्र में विसंगतियों की जांच के लिए भेजी गई एक विशिष्ट टीम थी। जिन कस्बों पर हमला किया गया था, वे मूल रूप से अग्रिम अवलोकन चौकियों, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स, के रूप में सेवा करने के लिए थे। जब हॉटू ने आम लोगों की चोटों के बारे में बात की, तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वो शब्दों के बीच की सिहरन पैदा करने वाली हत्या की मंशा को दबा नहीं सकी। उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हॉटू ने युद्ध रिपोर्ट में ठंडे स्वर में कहा, इस मामूली जांच ने भी हमारी सीमाओं को सिकोड़ दिया है, जिससे हमें स्वेच्छा से कई संसाधन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब हर कोई पूछ रहा है, केओस, केओस कहा गया है? केओस, तुम्हें क्या हुआ? तुम कब वापस आ पाओगे? हुएक्सू किंगडम को अब तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। कृपया मेरे संदेश का यथाशीघ्र उत्तर दें। झंग यी, सेना ने स्थानांतरण आदेश, ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी किया है। फिर झहू झेंग की छवि सामने आई। उनका काफी वजन कम हो गया था और उनके पीछे हताहतों की एक घनी सूची थी। यदि आपको यह संदेश मिलता है, तो कृपया तुरंत पृथ्वी पर लौटना और एक नया मोर्चा संगठित करना सुनिश्चित करें। झंग यी ने केवल 2 वीडियो संदेश देखे, लेकिन उनके ईमेल इनबॉक्स में पहले से ही 999 प्लस संदेश थे। ये केवल चीन के लोग ही नहीं हैं, बल्कि विदेशों के कुछ परिचित भी हैं। ऐसा लगता है कि उनके लापता होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। हॉटू और झहू झेंग के वीडियो संदेश देखने के बाद झंग यी एक पल के लिए हवा में ही रुक गए। 2 महीने केवल वो समय था जो उन्हें आंतरिक दुनिया के माध्यम से यात्रा करने और तियानतोंग पैगोडा को फिर से लूटने में लगा था। हालांकि 2 साल का समय पूरे पृथ्वी ग्रह और हुएक्सू किंगडम के लिए बहुत सी चीजें बदलने के लिए काफी है। बाउंडलेस रियल्म अपने आप सिकुड़ गया और एंड डीमन गॉड आर्मो चुपचाप उनके शरीर से चिपक गया। वॉइड बाथरोब ने उनकी गहरी भावनाओं को दबा दिया। उन्होंने शायद ही कभी ऐसा भाव दिखाया था। उनकी आंखों में अब युद्ध के मैदान की उग्रता या शांति नहीं थी, बल्कि चरम तक दबा हुआ एक धैर्य, कंपोजर था। मंगल अन्वेषण टीम का सिग्नल भी चमक रहा है। यांग जिंगसन ने ऊपर देखा और उसकी नजर लाल निशानों की एक और कतार की ओर गई। स्थान मंगल के पृथ्वी निकट कक्षा प्रक्षेपण आधार, नियर अर्थ ऑर्बिट प्रोजेक्शन बेस के पास है। सभी वे एक अत्यंत अजीब सन्नाटे में डूब गए। जब वे आए थे, तो वे अपने साथ बड़ी संख्या में पेशेवरों को लाए थे, जिनमें भूविज्ञानी, खनन विशेषज्ञ, ब्रह्मांड विज्ञानी आदि शामिल थे। इन सभी लोगों को बाहर छोड़ दिया गया था। भले ही उनके लिए बनाया गया मंगल आधार उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ब्रह्मांड में 2 साल तक रहना बहुत कठिन रहा होगा। चलो पहले यहां के लोगों को नियंत्रण में लेते हैं, झंग यी ने शांति से कहा। बाहरी दुनिया पहले से ही इतनी उथल पुथल में है, हम उन्हें मंगल पर अपना समय बर्बाद नहीं करने दे सकते। एक ही विचार के साथ झंग यी ने अंतरिक्ष के पास पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड में एक दरार फाड़ दी और सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित पतवार, हल चुपचाप बाहर निकल आई, जैसे कोई चांदी की वेल वास्तविकता में लौट रही हो। द ड्रीमर सबके सामने प्रकट हुआ। ब्रिज की लाइटें एक एक करके जल उठीं और बुद्धिमान मेनफ्रेम अपनी नींद से जाग गया। सक्रिय रूप से झंग यी की मानसिक छाप के साथ जुड़ गया। लक्ष्य निर्देशांक लॉक,
टारगेट कोऑर्डिनेट्स लॉक्ड। हर किसी के कानों में एक आवाज गूंजी, मंगल अन्वेषण टीम के लिए अस्थायी ग्रहीय आधार। द ड्रीमर धीरे से डगमगाया। इसका ताना बाना, वॉर्प ड्राइव चार्ज हुआ और अगले ही क्षण वह अपने स्थान से गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वो मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास एक लाल बंजर भूमि के ऊपर मजबूती से मंडरा रहा था। चैप्टर 2642 लेटर फ्रॉम अर्थ 2। वो स्थान जो कभी केवल धूसर नारंगी चट्टानों का एक उजाड़ विस्तार था, अब कई किलोमीटर की परिधि में फैली एक विशाल संरचना में बदल गया है। वो अस्थायी ग्रहीय आधार था जिसकी योजना झंग यी ने बनाई थी और जिसे सभी ने मिलकर बनाया था। दूर से देखने पर यह आधार बंजर भूमि पर गिरे एक स्टील के फूल जैसा दिखता है, जिसकी पंखुड़ियां धातु के कक्ष और ऊर्जा टावर है। केंद्र में एक लंबवत गहरा कुआं खनन मंच, माइनिंग प्लेटफॉर्म है, जो ग्रह की खोल में डाली गई एक विशाल सुई की तरह है। आसपास का क्षेत्र एक साफ सुथरा और एक समान खनन क्षेत्र है, लेकिन इस क्षण स्टील के फूल का रंग काफी फीका पड़ गया है। हवा और रेत के कारण दीवारें दागदार हो गई थी और कुछ कामचलाऊ संरचनाएं तो जंग और धूल से ढकी हुई थी। ऊर्जा कवच अभी भी वहां था, लेकिन प्रकाश के पर्दे की मोटाई स्पष्ट रूप से न्यूनतम कर दी गई थी, जाहिर तौर पर उस दयनीय बैकअप ऊर्जा को बचाने के लिए। जब ड्रीमर की छाया ऊपर मंडराई तो पूरा आधार दृश्यमान रूप से कांप उठा। अगले ही सेकंड आधार का मुख्य द्वार तेजी से खुला और कंप्रेशन स्पेससूट पहने शोधकर्ताओं और इंजीनियरों का एक समूह बाहर निकल आया। उनमें से कई की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, रंग पीला पड़ गया था और पिछले 2 वर्षों में उनका वजन काफी कम हो गया था। कुछ शोधकर्ता जो उस समय काफी युवा थे, अब उनकी कनपटी के बाल सफेद हो गए हैं। स्पष्ट रूप से उन 2 वर्षों के दौरान जब झंग यी और उनकी टीम लापता थी, ये पेशेवर अत्यधिक चिंतित थे, क्योंकि आधार में ऊर्जा और भोजन सीमित था। अगर झंग यी को कुछ हो जाता तो वे केवल मरने का इंतजार ही कर सकते थे। जब उन्होंने झंग यी को केबिन से बाहर निकलते देखा तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर ऐसा लगा जैसे कोई मनोवैज्ञानिक बचाव अचानक टूट गया हो। मां महिम, टीम लीडर झांग यी, आप मेरे भगवान हैं। विशेषज्ञों और विद्वानों का एक समूह जो मूल रूप से पाठ्य पुस्तकों की तरह कठोर थे, तुरंत शरणार्थियों में बदल गया, जो रोते हुए उनकी ओर भागे। कुछ दौड़ते समय सुबक रहे थे, जबकि अन्य लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर गए और फिर उठकर उनकी ओर भागते रहे। कोई अपनी सांसों के नीचे गालियां भी बड़बड़ा रहा था, लेकिन वे वास्तव में जो कह रहे थे वो था, ओ नटखट बच्चे, तुम्हें वास्तव में पता है कि वापस कैसे आना है? और मुझे लगा कि तुम प्लैनेट बो पर मर गए। झंग यी ने अजीब महसूस करते हुए अपनी नाक छुई। उनके रोने और कोसने का खंडन करने में उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिरकार वो इस बारे में सही थे, भले ही ये उनका व्यक्तिपरक निर्णय था। हालांकि 2 साल तक उजाड़ ग्रह पर फंसे रहने से वे लोग लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। तुम बेवकूफों का झुंड। उनसे घिरे हुए झंग यी केवल फीकी मुस्कान दे सके और अपनी बाहें फैला दी, जिससे वैज्ञानिकों के समूह ने पागलों की तरह उनके कवच को थपथपाया। मैं केवल 2 महीने के लिए गया था। तुम सब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे नया साल हो? 2 महीने? कौन से 2 महीने? हम 2 साल से डर और कांपते हुए जी रहे हैं। उनमें से एक फूट फूट कर रोने लगा। क्या आप जानते हैं कि 2 साल तक प्लैनेट लूप पर न्यूट्रिशनल पेस्ट खाना कैसा लगता है? हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं उस चीज की गंध को नहीं रोक पाता। इसका जिक्र मत करो, इसका जिक्र मत करो। एक अन्य पोषण विशेषज्ञ का चेहरा पीला पड़ गया। अब जब भी मुझे कोई खुशबू आती है तो मैं स्वाभाविक रूप से सोचता हूं कि ये एक भ्रम है। उच्च प्रोटीन पोषण पेस्ट, न्यूट्रिशनल पेस्ट, निश्चित रूप से बेहतरीन कॉकरोच से बनाया गया है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए
झंग यी ने उनके लिए जो भोजन छोड़ा था वो सब संकुचित, कंप्रेस्ड था, हीनू न्यूट्रिशन कैप्सूल्स। प्रति भोजन कुछ कैप्सूल उन्हें भरने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि हर समय कैप्सूल और पोषण पेस्ट लेते रहना वास्तव में आपको उल्टी करा सकता है। जियाओ एंजुन का संदर्भ ले, जिन्होंने 7 साल तक मछली खाई थी। लू केरन अपनी हंसी रोकने की इतनी कोशिश कर रही थी कि उसके कंधे हिल रहे थे, जबकि यांग जिंगसिन ने चुपके से उनके पीछे की आधार संरचना पर नजर डाली। उसका ध्यान पहले से ही नई बनी सुविधाओं पर केंद्रित था। ऐसा लगता है उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग भी खाली नहीं बैठे थे। खाली? शोध टीम के एक नेता ने आंखें फाड़कर देखा। अगर हम ऊब गए हैं तो हम पोषक टैंक, न्यूट्रिएंट टैंक में लेटकर मरने का इंतजार ही कर सकते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना पेशेवर संयम वापस पाया और दूर चमकती धातु की संरचना की ओर इशारा किया। आपके द्वारा छोड़ी गई खनन योजना के अनुसार हमने पहले 100 मुख्य अयस्क शिराएं, ओरे वेन्स, खोली। मूल रूप से हमने केवल बुनियादी अन्वेषण करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब हमने खुदाई की तो हमें पता चला कि नीचे धातु की मात्रा अपेक्षा से बहुत अधिक थी। आपके जाने के पहले वर्ष में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म इंजीनियरिंग टीम की मदद से हमने पूरे खनन बेल्ट को कवर करने के लिए सभी खनन क्षेत्रों का विस्तार किया। परियोजना निर्माण के प्रभारी एक अन्य टीम लीडर ने कहा, दूसरे वर्ष में अन्वेषण टीम लगभग पागल हो रही थी क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए वे सीधे धातुकर्म प्रक्रिया, मेटलर्जिकल प्रोसेस पर चले गए। झंग यी ने उस दिशा में देखा जहां वे इशारा कर रहे थे। ग्रह आधार की बंजर भूमि पर कभी नीरस रहने वाली चट्टानी परतों को विशाल गड्ढों के छल्लों के साथ तराशा गया था। प्रत्येक गड्ढे के किनारे को एक प्रबलित धातु की अंगूठी द्वारा सुरक्षित किया गया है, जबकि आंतरिक हिस्सा एक स्थिर संरचना वाली खोखली खदान सुरंग है। उन खदानों के किनारे पर पहाड़ों की तरह अयस्क, ओरे के ढेर लगे थे। मूल रूप से धूसर चट्टाने प्रकाश के नीचे एक अजीब धातु की चमक के साथ चमक रही थी। आगे यांत्रिक जीवन रूपों की सहायता से निर्मित एक धातुकर्म औद्योगिक क्षेत्र, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रियल जोन है। ये एक औद्योगिक शहर का सरलीकृत संस्करण था। मजबूत भट्टी टावर, फर्नेस टावर्स सीधे धातु के पेड़ के तनों के समान है। उनके शरीर तापमान नियंत्रण नोड्स और ऊर्जा पाइपलाइनों से ढके हुए हैं। अंदर के गहरे कंपन संकेत देते हैं कि वे कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। ऊर्जा की कमी की स्थिति में भी हवाई परिवहन पटरियों पर यांत्रिक जीवन रूपों द्वारा चलाए जाने वाले परिवहन वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं, जो भट्टी के मुहाने से भंडारण क्षेत्र तक प्रारंभिक रूप से शुद्ध किए गए धातु के सिल्लिया, इंगट्स ले जा रहे हैं। कैंग्योन क्लैन के यांत्रिक जीवन रूप, विशेष रूप से इंजीनियर मशीनें, इस क्षेत्र में काफी उन्नत स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने स्थानीय क्षेत्र से सामग्री प्राप्त की और केवल 2 वर्षों में वहां से आधुनिक औद्योगिक श्रृंखलाएं बनाई। ये उनके लिए बहुत आसान था। भंडारण क्षेत्र में बड़े और नियमित आकार के धातु के सिल्लिया बड़े करीने से रखे गए हैं। ये चांदी जैसे सफेद रंग के साथ उच्च शुद्धता वाले स्टील से बना है और इसकी सतह की बनावट नाजुक है। सामग्री की कठोरता और मजबूती ग्रह के शीर्ष सैन्य मानकों को पूरा करती है, जैसा कि स्कैनिंग डेटा में दिखाया गया है। ये एक विशेष तांबा मिश्र धातु कॉपर एलॉय है जिसमें हल्का सुनहरा लाल रंग है, जो दुर्लभ धातु तत्वों की थोड़ी मात्रा के साथ मिश्रित है। इसकी विद्युत चालकता और संक्षारण प्रतिरोध, कोरोजन रेजिस्टेंस, साधारण तांबे से कहीं अधिक है, जो इसे स्टारशिप ऊर्जा लूप के लिए उच्च सटीक उपकरणों के निर्माण के लिए एक आवश्यक कोर सामग्री बनाता है। वहां सुनहरे क्यूब्स भी थे जो कोमल चमक बिखेर रहे थे, प्रत्येक आधा मीटर से अधिक लंबा और अविश्वसनीय रूप से भारी था, जिनकी सतह पर स्टार बेस नंबर और शोधन तिथि अंकित थी। दूसरी ओर चांदी एक फ्रेम में डाली गई छोटी धातु की दीवारों के समान थी,
जिसमें प्रत्येक चांदी की सिल्ली की शुद्धता को दशमलव के 4 स्थानों तक सटीक रूप से चिन्हित किया गया था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक कोने में वो विशेष धातु क्षेत्र है। वहां गहरी खनिज शिराओं से दुर्लभ तत्व क्रिस्टल के ढेर लगे थे, जिनके आकार नियमित और रंग अजीब थे। कुछ हल्के नीले रंग की प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस उत्सर्जित करते हैं, जबकि अन्य प्रकाश के नीचे एक बहुस्तरित अपवर्तक संरचना प्रदर्शित करते हैं। स्कैन रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक हिस्से में केवल प्लैटिनम समूह की धातुएं हैं, जो प्लैनेट पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ है। साथ ही कई नए प्रकार के मिश्र धातु मातृ खनिज एलॉय मदर मिनरल्स भी है, जिन्हें कभी पृथ्वी पर खोजा नहीं गया है। उनकी संरचना सैंड रेडर सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के समान है। क्या तुमने पिछले 2 वर्षों में इन सबको खोद निकाला? झंग यी जैसा सांसारिक रूप से चतुर व्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर अपनी सांसें नहीं रोक पाया। धातु कर्म श्रृंखला मेटलर्जिकल चेन की दक्षता बस अविश्वसनीय है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।